आज हमको थर्ड चैप्टर पढ़ना है, फाइबर टू फैब्रिक। सेम नाम आपका जब हमने क्लास 6 में पढ़ा था, सेम नाम चैप्टर का था, फाइबर टू फैब्रिक। तो हमने देखा था जो भी फाइबर्स होते हैं वो दो सोर्सेस से आते हैं, या तो प्लांट्स से आते हैं और या तो एनिमल्स से आते हैं। एनिमल्स का हमने बस केवल सिंपल सा ही डिसाइड की मतलब पढ़ा था कि जो क्या नाम है फाइबर है जो एनिमल से आते हैं वो वूल है और आपका सिल्क है, ये दोनों है। वूल है जो कि गोट और याक वगैरह से हमको मिलता है, और जो सिल्क है वो हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये दोनों चीजें बस हमने एनिमल्स से कैसे फाइबर प्राप्त होता है ये पढ़ा था। बाकी जो हमने डिटेल पढ़ा था वो केवल प्लांट्स का पढ़ा था 6th क्लास में, कि जो कॉटन है और जूट है ये किस तरीके से प्रोवाइड होते हैं और किस तरीके से इनका पूरा का पूरा प्रोसेसिंग होता है और आपका फाइबर में ये कन्वर्ट होते हैं, कपड़े में कन्वर्ट होते हैं। अब आज की क्लास में या फिर 7th क्लास में ये जो फाइबर टू फैब्रिक है इसमें हम प्लांट्स वाला देखेंगे कि एनिमल्स वाला देखेंगे कि एनिमल्स से किस तरीके से ये जो फाइबर हैं वो प्राप्त होते हैं। ये कल्पना इजी तरीका है, पर आजकल आजकल बिना पैसे वाली से कोई शादी भी तो नहीं करता है। जॉब तो आपको करनी पड़ेगी, या तो आपको कोई आईआईटीएन ढूंढना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे आईआईटी वाले या क्या नाम है डॉक्टर वाले लोगों को देखा है, उनको ऐसी लड़कियां चाहिए होती हैं जो घर पे बैठे, उनको जॉब वाली नहीं चाहिए होती है। हाँ, शुभी की तो हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका फाइबर टू फैब्रिक यहाँ वाले चैप्टर में हम मेनली एनिमल्स का देखेंगे कि एनिमल्स से किस तरीके से फाइबर प्राप्त किया जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं हमारी कक्षा का। एनिमल फाइबर हमको पढ़ना है कि ये जो वूल है और जो सिल्क है, मतलब कि ये जो ऊन है और जो रेशम है, ये दोनों प्राप्त कैसे होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि जहां से हमको ऊन मिलता है, ऐसे कौन कौन से जानवर हैं, ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जहां से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो वूल और सिल्क और ये दोनों आपको पढ़ना है। तो पहले वूल का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से एनिमल्स से ऊन प्राप्त किया जाता है और किस स्टेप में प्राप्त किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स में ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद सिल्क की प्रोसेसिंग कैसे होती है, सिल्क से फाइबर कैसे बनाया जाता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि वूल का पढ़ना है, ऊन का पढ़ना है, तो ऊन कौन कौन से एनिमल्स से प्राप्त होता है ये देख लेते हैं। शीप है, याक है, गोट है। गोट में भी स्पेशली आपकी अंगोरा गोट, कश्मीरी, इन दोनों गोट्स से पश्मीना शॉल्स बनाई जाती है। पश्मीना और ये सारी की सारी जो क्या आपकी गोट है, इन सब से पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं। और आपका कैमल है, उनसे प्राप्त किया जाता है। कैमल में आपका दो नाम आता है, एक आप लामा याद रखना, एक आपका एल्पाका याद रखना। तो ये दोनों नाम है जो कि साउथ अफ्रीका में ये एनिमल्स पाए जाते हैं और इनसे भी ऊन प्राप्त किया जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहीं से नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। भेड़ है, याक है, बकरी है, और बकरी में भी अंगोरा गोट जो है कश्मीरी और पश्मीना आपकी सेम ही है। जो ये गोट्स होती हैं इनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊंट से प्राप्त किया जाता है, लामा से प्राप्त किया जाता है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अल्पाका से प्राप्त किया जाता है, ये भी दक्षिण अमेरिका से ही मिलता है। तो आप इसको फिगर के थ्रू देख लीजिए कि ये कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे प्राप्त किया जाता है। ये है, ये तो कॉमन है। याक ये आपका लामा है और ये अल्पाका है, ये दो के दोनों। ये अल्पाका बहुत क्यूट सा है। इन दोनों से वूल प्राप्त किया जाता है, ऊन प्राप्त किया जाता है। बाकी आपका ये कैमल तो कॉमन है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। अंगोरा गोट ये भी कॉमन है, आप जानते हैं। नॉर्मल गोट से प्राप्त किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। और ये जो क्या नाम है कश्मीरी गोट होती हैं, इनके क्योंकि जो अंडर फर होता है, मतलब इनकी स्किन के पास जो फर होता है, उनसे क्योंकि ऊन बनाया जाता है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो उन्हीं से सिल करके पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं। मतलब कि पतला पतला बुन करके शॉल्स बनाई जाती हैं और उन पतली धागों से बनाई गई शॉल्स को पश्मीना शॉल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतनी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको साथ में समझते जाइएगा। नोट्स तो मैं आप लोग को दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ ठीक है, चलिए। वाई डू दीज एनिमल्स हैव थिक हेयर? इन जंतुओं में मोटे बाल क्यों होते हैं? क्योंकि हेयर जो है मतलब एयर, इनके जो बाल होते हैं वो अच्छी खासी एयर को ट्रैप करते हैं, और एयर क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इस वजह से जब ठंडी का मौसम होता है, विंटर सीजन होता है, तो एनिमल्स को गर्म रखने में ये उनकी मदद करते हैं। तो इनकी बॉडी पे ये मोटे बाल इसलिए थोड़ी होते हैं कि हम इनसे ऊन बना करके इनको पहने। इनकी बॉडी पर ये जो मोटे बाल होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि ठंड के मौसम में जितना ज्यादा हेयर होगा उतना ज्यादा वो एयर को ट्रैप करेगा, हवा को ट्रैप करेगा, और क्योंकि आपकी जो हवा है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इस वजह से वो बॉडी को गर्म रखने में इन एनिमल्स की मदद करती है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी बॉडी पर ये जो थिक है फर है वो पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि गर्मी में तो फिर इन लोग को बहुत गर्मी लगती होगी, तो गर्मी के टाइम में थोड़े थोड़े टाइम पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो इनके फर है वो झड़ जाते हैं। बाद में जैसे जैसे वापस से ठंडी आने लगती है तो जो बिल्कुल फाइन हेयर्स हैं जिससे कि इनको इनकी बॉडी गर्म रहती है वो वापस से उगने लग जाते हैं। तो इनकी बॉडी से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है कि हम लोग अगर ऊन नहीं निकालेंगे तो क्या नाम है ये मर जाएंगे या फिर इनका क्या होगा, इनको तो बहुत गर्मी लगेगी, तो हम लोग इनको एसी प्रोवाइड करने के लिए इनका बाल नोच लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। टाइम के साथ इनकी बॉडी का वैसे चेंजेस होता है, पर हमने इनके हेयर को यूज करने के लिए इस तरीके से जो क्या नाम है गर्मी के टाइम में इनके जो बाल होते हैं उनको हम खींच करके उससे ऊन बनाते हैं। अब दो प्रकार के हेयर जो हैं वो शीप्स में पाए जाते हैं। जो भेड़ें होती हैं उनमें मेनली दो प्रकार के बाल पाए जाते हैं। एक थोड़े से हार्ड बाल होते हैं, थोड़े से मोटे बाल होते हैं, जैसे दाढ़ी वगैरह के हार्ड बाल होते हैं वैसे ही इनके मोटे बाल भी होते हैं, और पतले फाइन सॉफ्ट बाल भी होते हैं जो कि बिल्कुल स्किन के जस्ट क्लोज होते हैं। जैसे कि हमारी ये स्किन है, स्किन के जस्ट पास में ये पतले पतले हेयर्स निकलते हैं, तो वैसे ही सेम इनका भी होता है। फाइन सॉफ्ट जो हेयर होते हैं वो बिल्कुल स्किन के जस्ट चिपक करके जो बाल उगाए जाते हैं उन्हीं से ऊन बनाया जाता है। जो ऊन बनता है ये ऊपर ऊपर के बालों को काट के नहीं बनता है। ऊन कहाँ से बनता है? जो इनके बिल्कुल स्किन के क्लोज में पतले पतले बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनसे ऊन बनाया जाता है। तो त्वचा के पास बारीक मुलायम बाल होता है और इसी को यूज किया जाता है ऊन के लिए। अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग इस वजह से करवाई जाती है, चयनात्मक प्रजनन इस वजह से करवाया जाता है जिससे कि केवल वो ही शीप्स पैदा हो जिनके सबसे ज्यादा थिक फर हो, क्योंकि जितना ज्यादा थिक फर होगा उतना ज्यादा वूल बनेगा, उतना ज्यादा ऊन मिलेगा, और उतना ज्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना अर्निंग कर पाएंगी या फिर कमा पाएंगे। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या किया जाता है? कुछ ऐसी शीप्स होती हैं, कुछ ऐसी भेड़ें होती हैं जिनके बॉडी में बस केवल थिन हेयर्स ही पाए जाते हैं, पतले पतले जो सॉफ्ट बाल होते हैं सिर्फ वो पाए जाते हैं। तो उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, और उनकी ब्रीडिंग से जो ऑफ स्प्रिंग्स आती है, जो नए बच्चे होते हैं, वो डिजायर्ड ट्रेट्स वाले होते हैं। डिजायर्ड ट्रेट्स मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको चाहिए होती है, मतलब कि जो कि केवल सॉफ्ट अंडर हेयर हमको चाहिए होता है, वो मिलता है। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्यों की जाती है, चयनात्मक प्रजनन क्यों किया जाता है? जिससे कि केवल थिक फर वाले जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं केवल वो पैदा हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो ऊन है उसको बनाया जा सके। तो ऐसी शीप्स जिनमें ज्यादा पतले हेयर्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है और उनसे ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करवाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैंने फर्स्ट ट्राई किया था। पीडीएफ ऐसे शेयर करने में मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, मतलब आप लोग पर डाउट नहीं है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे तो उनको मैं मना नहीं कर पाऊंगी, तो इस वजह से चैनल का वो लगाना जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं पिक हटा करके केवल नाम लिख दूंगी। कितना लॉस करवाएंगे आप लोग मेरा, बताइए। चलिए नाम हटा करके, मतलब ये जो पिक है उसको हटा करके केवल नाम लिख दूंगी। बाकी सारे में वैसे ही था, केवल नाम ही लिखा हुआ था। अरे कौन सा पिक, मतलब जो एड अचीवर्स चैनल का वो है, क्या बोलते हैं उसको, आजकल तो मेरा मेमोरी लॉस हो रहा है, लोगो है, लोगो का पिक है। चलिए, अब ये शीप से ये यार्न बनता कैसे है, भेड़ से धागे तक का सफर कैसे होता है।
अरे नहीं, मैनेज मत करिएगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए दिया है, पढ़ने में डिस्टरबेंस हो रही है तो वो चीज थोड़ी ना होनी चाहिए, हटा दूंगी, कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ। रेयरिंग ऑफ शीप, सबसे पहले भेड़ का पालन किया जाता है। जो चरवाहे होते हैं वो जो हिली और प्लेन रीजन्स होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, तो इन सारी की सारी जगहों पर जो प्लेन रीजन्स होते हैं और जो हिली रीजन्स होते हैं, मतलब कि जो पहाड़ी और क्षेत्रीय मैदान होते हैं, इन दोनों जगहों पर जो ये चरवाहे हैं वो शीप को ले जाते हैं ग्रेजिंग करवाने के लिए। ठंडी के टाइम में इनको घर पे ही, मतलब अंदर ही सारा का सारा खाना वाना सब कुछ दिया जाता है, लेकिन गर्मियों में जब फ्रेश घास निकलती है तो उस टाइम पे उनको लेकर के जाया जाता है ग्रेजिंग करवाने के लिए। तो इनका मेन काम क्या होता है, वही पत्तियां खाते हैं और जो घास वास होती है उसको खाते हैं। इसके साथ साथ इनको पल्सेस, कॉर्न, जौर वगैरह और ऑयल केक और मिनरल्स वगैरह भी दिया जाता है, खिलाने के लिए दे दिया जाता है। अब इनको क्योंकि ज्यादा हेल्दी रखने के लिए, ज्यादा मोटा रखने के लिए, जिससे कि ज्यादा इनके हेयर्स ग्रो हो, तो इनको एक्स्ट्रा चीजें खिलाई जाती हैं, दाल, मक्का, ज्वार और तेल, केक, खनिज, ये सारी की सारी चीजें इनको खिलाई जाती हैं। पर ठंडियों के टाइम पे इनको अंदर ही रखा जाता है, पत्तियां दी जाती हैं, ग्रेन्स दिए जाते हैं, या फिर जो सूखा चारा वगैरह होता है वो इनको खिलाया पिलाया जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये तो आपका साइड में लिखा हुआ था, बस नोट कर लीजिए कि जब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हो रही होती है, चलिए ये बाद में समझिएगा, पहले प्रोसेस समझ लीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आपका हो गया, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और जितने भी मैदानी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जो चरवाहे हैं वो इनको चराने के लिए लेकर के जाते हैं, क्योंकि मेनली ये जो हरी और ताजी घास होती हैं उनको खाने का काम करते हैं या फिर पत्तियां खाते हैं। पर ठंडियों के टाइम पे इनको अंदर ही रखा जाता है और अंदर ही चारा और ये पत्तियां वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। फिर आपका सबसे पहला स्टेप आता है शेयरिंग, ऊन कतरना। इसमें क्या किया जाता है कि जो शीप्स होती हैं, नॉर्मल जो क्या नाम है मशीन होती है, शेविंग मशीन होती है, मतलब उनकी तो थोड़ी मोटी होती है, शेविंग मशीन का यूज करके इनकी पतली जो स्किन की लेयर होती है, उस पतली स्किन की लेयर के साथ में इनके बाल को उखाड़ लिया जाता है। ठीक है, मशीन का यूज करके, वही जो बार्बर शेयर्स होते हैं उन्हीं का यूज करके, अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज शेव्ड ऑफ फ्रॉम द शीप्स बॉडी। तो पतली स्किन की लेयर होती है, उसी के साथ बाल के इनको निकाल लिया जाता है। उसके बाद इनको क्या नाम है गर्मी के टाइम पे रख दिया जाता है, क्योंकि ये बिना कोट के उस टाइम पे सरवाइव कर सकती हैं। ये आपका बुक्स वगैरह में ऐसे लिखा होता है कि ये बहुत क्यूट प्रोसेस होती है, नॉर्मल प्रोसेस होती है, जैसे कि हमारे नाखून होते हैं वैसे ही इनकी डेड स्किन ही होती है, तो फिर बाल उखाड़ने में या फिर इनकी स्किन के साथ बाल को हटाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पर दिक्कत होती है क्योंकि उनको बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग नॉर्मल सब्जी वगैरह काटते हैं, तो सब्जी काटते टाइम जैसे छिलके उतारते हैं, सेम इनकी बॉडी से इस तरीके से हेयर उतारा जाता है और उसके बाद उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। कहीं भी कट लग जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं, कितना भी पेन वगैरह हो रहा हो। पर आपका बुक में लिखा हुआ है कि डज नॉट हर्ट द शीप, ये किसी भी तरीके से शीप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि जो इनकी अपर मोस्ट स्किन लेयर होती है वो डेड सेल्स की बनी होती है और वापस से इनके जो बाल हैं वो उग जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, बस एक लाइन में खत्म करिए, एक लाइन में बस इतना ही कि इनकी पतली लेयर जो होती है स्किन की, जहां पर बाल उगे होते हैं, उसके साथ ही बाल उतार लिया जाता है। दूसरा स्टेप होता है आपका स्कोरिंग। स्कोरिंग में धुलाई की जाती है। धुलाई में क्या किया जाता है कि टैंक्स वगैरह में जो भी डस्ट लगी है, जो भी ग्रीस लगी हुई है या फिर जो भी गंदगी वगैरह है, ये सब चीजों को साफ करने के लिए जो शेयर्ड स्किन होती है हेयर के साथ, मतलब कि जो स्किन के साथ बाल होता है, उसको ले करके टैंक वगैरह में डाला जाता है, जिससे कि इनको इसकी धुलाई की जा सके, डस्ट वगैरह हटाया जा सके। उसके बाद कहीं कहीं तो नॉर्मल किया जाता है, बाकी मशीन्स का अब इसके लिए यूज किया जाता है, इनको शेयर्ड स्किन को साफ करने के लिए, ग्रीस, डस्ट और डर्ट वगैरह को हटाने के लिए मशीन का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में छटाई की जाती है, आप कह सकते हो वर्गीकरण किया जाता है। मतलब कि ये जो हेयरी स्किन होती है इसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है।
जिससे कि अलग अलग टेक्सचर को अलग अलग किया जा सके और उनकी ग्रुपिंग की जा सके। मतलब कि जिन हेयर का टेक्सचर सेम रहेगा उनको एक साइड रखा जाए और जिन हेयर का टेक्सचर दूसरी तरीके से होगा उनको दूसरे ग्रुप में रखा जाए। इस तरीके से सॉर्टिंग में क्या किया जाता है, इस हेयरी स्किन को फैक्ट्री भेजा जाता है, वहां पर इनके अलग अलग टेक्सचर्स के हिसाब से इनको सेपरेट किया जाता है और इनको अलग किया जाता है। फिर पिकिंग बर्ड्स, गुच्छे निकाले जाते हैं। स्मॉल ब्लफी फाइबर्स को बर्ड्स बोला जाता है। जैसे कि ठंडियों में आप कपड़े पहनते हो ना, तो कपड़े के पहनने पे जिसको रोया बोला जाता है कि ये हमारा जो ये वुलन कपड़ा है उसमें रोए निकल आए हैं, तो वो आपका बर्ड्स कहा जाता है। तो क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही होती है तो वो अल्टीमेटली है तो वुलन ही, है तो वूल ही, तो उसमें बर आने की पूरी संभावना है। तो ये जो छोटे छोटे गुच्छे होते हैं या जो बर्ड्स होते हैं उनको बालों से अलग किया जाता है और वापस से जो फाइबर होते हैं उनको स्कॉर्ड किया जाता है, मतलब कि वही धुलाई की जाती है और उसके बाद इनको सुखाया जाता है। अब हमने क्या किया, सॉर्टिंग वाले स्टेप में, छटाई वाले स्टेप में, वर्गीकरण वाले स्टेप में हमने टेक्सचर्स के हिसाब से अलग अलग कर लिया था उनको, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी गुच्छे थे वो हमने हटा दिया। हटाने के बाद वापस से उनकी थोड़ी सी धुलाई की, धुलाई करने के बाद उनको सुखा दिया। फिर डाइंग की जाती है। डाइंग में क्या किया जाता है कि जो नेचुरल कलर होता है शीप का, जनरली ब्लैक होता है, ब्राउन होता है या व्हाइट होता है, उसको अलग अलग कलर से डाई किया जाता है। क्योंकि ऊन तो हमको बहुत सारे कलर्स के मिलते हैं, लेकिन जो आपकी नॉर्मल शीप है उनका कलर या तो काला होता है या तो ब्राउन होता है या तो व्हाइट होता है, पर हमको तो कलर्ड ऊन मिलता है, मतलब कि इसको बाद में फाइबर को डाई किया जाता है। अब उसके बाद आपका प्रोसेस आता है रोलिंग इनटू यार्न, मतलब कि अब इन फाइबर्स को पूरा का पूरा पहले लंबा किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, फिर इनकी कॉम्बिंग की जाती है। जैसे हमने कॉम्बिंग किया था क्या बोलते हैं, कॉटन का यार्न बनाते टाइम, तो वैसे ही इनकी भी कॉम्बिंग की जाती है और इनको रोल करके धागों में या फिर यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो लंबे लंबे फाइबर्स बनते हैं उनसे हम स्वेटर बना लेते हैं, या फिर जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको हम बुन करके जो बुने हुए कपड़े होते हैं वो बना लेते हैं। अब शॉर्टर फाइबर से कपड़े क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि शॉर्टर फाइबर में जो जैसे मान लीजिए ये 5, 6, 7, ये 7 कलर के धागे हैं, ये 7 कलर के धागे बन के तैयार हुए हैं। अब जो स्वेटर बनाने के लिए आप बेचते हो तो सिंगल कलर का बेचते हो। अब आपके पास टुकड़ों में थोड़े थोड़े मिला करके बहुत सारे धागे हैं, तो उन बहुत सारे धागों से कोई पर्टिकुलर डिजाइन बना करके उसको बुन करके तब बेचा जाता है। तो ये आपके पूरे के पूरे स्टेप्स होते हैं क्या नाम है, शीप से यार्न में या फिर शीप से धागे को बनाने में। रिवाइज करिए। सबसे पहले शेयरिंग होता है जहां पर स्किन के साथ बाल को हटाया गया। स्कोरिंग होती है जहां पर हेयरी स्किन को धुला जाता है। फिर आपका सॉर्टिंग होता है, अलग अलग टेक्सचर के हिसाब से उसको अलग किया जाता है। फिर पिकिंग बर्ड्स होता है, जो उसमें रोए निकल आते हैं, बर्र हिंदी में बोलते हैं, गुच्छे निकल आते हैं, उनको हटाया जाता है। फिर उसके बाद उनकी वापस से धुलाई करके उसको डाई किया जाता है। फिर लास्ट में उसको रोल करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है, सारे स्टेप समझ में आ गए। ये देखिए, इस तरीके से शीप की जो क्या नाम है स्किन के साथ हेयर होते हैं वो निकाला जाता है। फिर स्कोरिंग मतलब कि बड़े से टैंक में जाकर के उसकी धुलाई की जाती है। धुलाई करने के बाद इस तरीके से मशीन्स में, हमने कहा ना कि बाद में जो गुच्छे हैं, गुच्छे को हटाने के बाद या बर्ड को हटाने के बाद वापस से उनकी स्कोरिंग की जाती है। तो हमने उनकी वापस से मशीन्स में स्कोरिंग की और बाद में इसको धागे में इस तरीके से हम रोल करके कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे फिर सॉर्टिंग होता है, फिर बर्ड्स को निकाला जाता है, फिर डाइंग की जाती है, फिर उसके बाद उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। अब देख लेते हैं कि अलग अलग इंडियन शीप की ब्रीड्स कौन कौन सी है। हमने क्या देखा था, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब जो ऐसे शीप्स होते हैं जिनमें ज्यादा हेयर्स पाए जाते हैं या फाइन हेयर्स जिनकी बॉडी में ज्यादा होते हैं, उसके हिसाब से उनकी ब्रीडिंग की जाती है और नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए जाते हैं। तो इंडियन शीप ब्रीड्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लोही है, जो कि राजस्थान या पंजाब में पाई जाती है। इनके जो ऊन होते हैं वो गुड क्वालिटी के होते हैं, अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन इनके पाए जाते हैं। फिर आपका है रामपुर बुशैर, ये आपकी कहाँ पाई जाती है ब्रीड? ये उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इन सबको याद करना पड़ेगा।
पीडीएफ देने के बाद इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस स्क्रीनशॉट को चलते फिरते घूमते टहलते एक दो बार रिवाइज कर लिया करिएगा, क्योंकि ये सब आपको याद करना पड़ेगा। रामपुर बुशैर ये उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इनसे जो ऊन मिलता है वो भूरा कलर का होता है। नाली ये आपका राजस्थान, हरियाणा या पंजाब में पाए जाते हैं। इनसे जो ऊन मिलती है उससे आपका कारपेट या कालीन वगैरह बनाया जाता है। बकरवाल ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। इनका यूज किया जाता है शॉल बनाने के लिए, शॉल वगैरह। मारवाड़ी ये आपकी शीप्स जो है वो गुजरात में पाई जाती है। ऐसे याद रखिए कि गुजरात में आपका मारवाड़ी और पटनवाड़ी ये दोनों ही पाई जाती है। लास्ट में वाड़ी वाड़ी लगा होता है, तो मारवाड़ी और पटनवाड़ी ये दो की दोनों ही आपकी गुजरात में पाई जाती हैं। जो मारवाड़ी होती हैं उनके बाल जो हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, और जो पटनवाड़ी होती हैं वो होजरी के लिए यूज किया जाता है। जो आप होजरी के कपड़े कहते हो वो आपकी बेसिकली गुजरात की जो पटनवाड़ी ब्रीडिंग वाली शीप्स होती हैं उनसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम है, याद कर लीजिएगा। किस क्वालिटी की या फिर किस चीज के लिए कौन सा ऊन यूज किया जाता है वो याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं कि सिल्क कैसे तैयार होता है। एटलीस्ट वूल बनाते टाइम मतलब कि आपकी क्रुएल्टी वाली तो दोनों ही रहती है, चाहे ऊन हो और चाहे आपका सिल्क हो, दोनों ही क्रुएल्टी वाली होती है। ठीक है, पर आपका उसमें रहता है कि वो जिंदा रहती हैं और उनका जो भी दर्द वगैरह हो रहा है उनको साइड कर दिया जाता है। सिल्क बनाते टाइम उनको छोड़ा ही नहीं जाता है। कैसे बनती है पूरी की पूरी? रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, इसको सेरीकल्चर कहा जाता है, रेशम पालन कहा जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए जो पूरा रेशम कीटों का पालन किया जाता है, मतलब कि रेशम के कीट पहले बटरफ्लाईज जो होती हैं वो पहले पैदा करती हैं, उनके अंडों को स्टोर किया जाता है। तो ये रेशम कीटों का पालन करना, रेशम प्राप्त करने के लिए इसी को सेरीकल्चर या फिर इसी को रेशम पालन कहा जाता है। बेसिकली आपकी जो सिल्क के फाइबर होते हैं ये आते कहाँ से हैं? ये आपके कोकून स्पन से आते हैं, जो कि सिल्क वॉर्म्स के द्वारा बनाए जाते हैं। सिल्क वॉर्म्स मतलब जो सिल्क मॉथ के कैटरपिलर्स होते हैं उनसे बनाया जाता है। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट आपका यहां से नोट करने वाला क्या हुआ कि जो सिल्क फाइबर होते हैं वो कहां से आते हैं? कोकून स्पन से आते हैं, मतलब बेसिकली कोकून से आते हैं। अब ये जो कोकून है वो कहां से आते हैं? सिल्क वॉर्म से आते हैं। सिल्क वॉर्म मतलब जो सिल्क मॉथ के कैटरपिलर्स होते हैं उनसे ये कोकून तैयार होता है, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल होती है ना। अभी उनकी लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे वन बाय वन। ये जो सिल्क फाइबर होता है ये प्रोटीन होता है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले ही ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे पॉइंट हैं, पर ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि जो सिल्क फाइबर होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है कि प्रोटीन होता है या फिर मिनरल होता है या विटामिन होता है, तो ध्यान रखिएगा जो सिल्क फाइबर होता है वो प्रोटीन होता है। इतना ज्यादा, मतलब कि हम स्टील का अगर धागा बनाएं तो स्टील के धागे के बराबर की मजबूती सिल्क के फाइबर में होती है, इतना ज्यादा मजबूत होता है। कितने प्रकार के सिल्क होते हैं? क्योंकि अलग अलग मॉथ स्पीसीज होती हैं और अलग अलग स्पीसीज जो है वो अलग अलग तरीके के अंडे देंगी, उनसे अलग अलग तरीके का कोकून बनेगा, तो इस वजह से जो सिल्क फाइबर भी आएगा वो अलग अलग आएगा। तो अलग अलग मॉथ स्पीसीज से अलग अलग प्रकार के सिल्क पाए जाते हैं, जैसे कि मलबेरी सिल्क जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, तसार्क सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क और एरी सिल्क, ये सारे के सारे नाम हैं। मलबेरी तो आपका बहुत कॉमन नाम है, इस वजह से आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है आपका मूगा, फिर है आपका कोसा और फिर है आपका एरी। एरी, कोसा, मूगा, टुसार, मलबरी, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। एरी, कोसा, मूगा, टुसार और मलबरी, इस तरीके से याद करने की थोड़ी सी आप लोग को ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। तो जो मलबेरी सिल्क होता है वो सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, इलास्टिक होता है, और अगर हम अलग अलग कलर्स में इनको डाई करना चाहें तो बहुत सुंदर सा कलर इसका डाई करके बन सकता है। शहतूत रेशम सबसे सामान्य है। तसर, मूंगा, कोसा और एरी रेशम, ये सारे के सारे रेशम के नाम हैं। जो शहतूत रेशम होता है वो मुलायम होता है, चमकदार होता है, लचीला होता है, और अलग अलग सुंदर रंगों में इसको आसानी से डाई करना चाहो तो डाई कर सकते हैं। अब ये रेशम की खोज कहाँ हुई थी? सबसे पहले जो इम्प्रेस सी लुंगची थी ये चाय पी रही थी।
चाय पीते टाइम इनके चाय में कोकून गिर गया, और कोकून जैसे ही गिरा तैसे उसमें से थ्रेड अलग अलग हो गया, थ्रेड्स अनरेवेल्ड, अलग अलग हो गए। अब वहीं से उनको समझ में आया कि इससे तो क्या नाम है, थ्रेड बनाया जा सकता है, या फिर इससे तो ये थ्रेड है, इससे तो कपड़े बनाए जा सकते हैं, इससे तो फाइबर बनाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, चाइना में ही जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो स्टार्ट हो गई थी, और काफी सालों तक, मतलब लगभग 100 सालों तक ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री चलती रही, और उन्होंने ये पूरा का पूरा सीक्रेट रखा, किसी को बताया नहीं। अच्छा ही हुआ था कि नहीं बताया था, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही कंट्री में सिल्क बनाने का काम चल रहा था। फिर बाद में अलग अलग जगहों से जब लोग ट्रैवलिंग करने आए, ट्रैवलर्स आए चाइना में, तब इनको इस कपड़े के बारे में पता चला, और तब उन्होंने भी, मतलब बाकी की कंट्रीज में भी जो ये मतलब सिल्क बनाने का काम है वो स्टार्ट हो गया। मेरी आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम बीच बीच में थोड़ा सा ऐसी चीजें मैं बोलूंगी जिसमें आपको, शायद बहुत सारे बच्चे आप लोग में से होंगे जिनको सिल्क का कपड़ा बहुत पसंद होगा, या फिर उनको लगता होगा कि ये सिल्क और जो वूल, मतलब वूल है, ऊन है, इनसे इतने डिजाइनर कपड़े आते हैं, स्पेशली सिल्क से इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े आते हैं। तो हो सकता है आप लोग के लिस्ट में भी हो कि ये मुझे खरीदना है, पर आप लोग जानते हुए कि उसके पीछे क्या चीजें हो रही, कैसी चीजें हो रही हैं, तब भी अगर आप लोग उस चीज का डिसीजन लेते हो तो फिर वो चॉइस पे होता है। पर मेरा काम है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ कंपैशन भी सिखाना, तो मैं उसको साथ में लेकर के चलूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ चलिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सुनते रहिए बस। हाँ बिल्कुल कल्पना, रियल जो सिल्क का कपड़ा होता है वो सच में बहुत महंगा आता है। पर मैं उम्मीद, ये कोशिश, मतलब आप लोग के लिए इच्छा तो मेरी यही है ना कि आप लोग कल को बहुत सारा पैसा कमाओ, पर बहुत सारा पैसा कमाओ तो उससे अच्छी अच्छी चीजें खरीदना, आप सब अफोर्ड कर सको, सारी की सारी चीजें अफोर्ड कर सको। उसके बाद भी अगर आप कंपैशनेट होकर के चीजें खरीदते हो तो वो आपका कॉन्शियसनेस होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले ये पूरा का पूरा सीक्रेट था। आज के भी टाइम पर जहां से ट्रेवल करके चाइना पर लोग पहुंचे थे और सिल्क के बारे में उनको पता चला था, उसको आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिल्क रूट बोला जाता है। जितने भी जहां जहां ये सिल्क का प्रोडक्शन होता है उनमें से आपका इंडिया भी एक है, और अगर सबसे ज्यादा, सबसे आगे कौन है सिल्क प्रोड्यूस करने में, तो वो अभी तक भी चाइना ही है। चाइना ग्लोबली लीड करता है। अक्षय, ये आपको कोई कपड़ा गिफ्ट नहीं करेगा, और अगर आपसे ये कोई गिफ्ट मांगेगा भी तो मना कर देना। जो डुप्लीकेट सिल्क वगैरह आते हैं, जो आपके ये शुगर केन से बनाए जाते हैं, या फिर ये जो कोकोनट वगैरह से बनाए जाते हैं, उनसे बनवाइएगा, उसको गिफ्ट करिएगा। चलिए, और आप गिफ्ट की उम्मीद मत करिए, आप लोग को गिफ्ट देना होता है, गिफ्ट की उम्मीद नहीं करनी होती है। तो भारत विश्व के प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में है, जिसमें कि चीन जो है वो सबसे आगे है। चलिए आगे देखते हैं। लाइफ साइकिल पूरी की पूरी सिल्क मॉथ की कैसे चलती है, जीवन चक्र कैसे होता है। सबसे पहले ये जो सिल्क मॉथ होते हैं, तो या तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देने का काम करती है। तो जो मलबरी लीव्स होते हैं उन्हीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो अंडे होते हैं ये जब लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, या फिर जब ये कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं, तो कैटरपिलर में कन्वर्ट होने के बाद इनका जो भोजन होता है वो दिन रात मलबरी लीव्स खाना ही होता है। इस वजह से ये जो सिल्क मॉथ होती हैं, ये जो रेशम मॉथ होती हैं, ये लोग जो मलबरी लीव्स होती हैं, जब फ्रेश मलबरी लीव्स आती हैं तो उन्हीं के ऊपर अंडे देती हैं, और लगभग एक सिल्क मॉथ 100 तक के अंडे देती है, 100 अंडे देती है। कहां पर देती है? मलबरी लीव्स के ऊपर देती है। इसको कपड़े पर या फिर पेपर के स्ट्रिप पर स्टोर किया जाता है, वहां से उठा करके कपड़े पर या पेपर स्ट्रिप पर स्टोर किया जाता है। फिर इसको जिस टेम्परेचर पर ये अंडे सरवाइव कर सकें उस टेम्परेचर पर और उस ह्यूमिडिटी में इसको रखा जाता है।
फिर आपका जब ये लार्वा या कैटरपिलर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर आपको सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैच करने के बाद ये लार्वा में ही कन्वर्ट होंगे। तो ये जब कैटरपिलर्स में, सिल्क वॉर्म में या लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद इनके आसपास खूब सारी मलबरी लीव्स रख दी जाती हैं, जिसको ये दिन रात खाते हैं। और कम से कम 25 से 30 दिन के अंदर ही इनका जो साइज होता है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। फिर ये कोकून बनाने का काम करते हैं। ये जो कैटरपिलर्स होते हैं वो सिल्क फाइबर से क्रिएट करते हैं। सिल्क फाइबर मतलब आपको क्या बताया, प्रोटीन्स होते हैं जो कि हवा के कांटेक्ट में आने पर हार्ड हो जाते हैं और इतने ज्यादा मजबूत होते हैं जितना कि आप नॉर्मली अगर सिल्क का मतलब स्टील का थ्रेड बनाओ तो उतना मजबूत ये जो कैटरपिलर के द्वारा जो सिल्क फाइबर बनाया जाता है वो मजबूत होता है। और यही जो सिल्क फाइबर ये सेक्रीट करते हैं उससे अपने आप को पूरा रैप कर लेते हैं, जिसको कोकून कहा जाता है। तो जो प्यूपा है वो कोकून के अंदर डेवलप होता रहता है। कोकून आपका बेसिकली क्या है, सिल्क फाइबर से जो बाहर की पूरी कवरिंग की गई है, सिल्क फाइबर से जो पूरी की पूरी कवरिंग की गई है वो आपका कोकून कहलाता है, और अंदर जो है वो प्यूपा है जो कि डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, हाँ वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड। अभी तक मैं आपको कहती थी अब खुश रहिए, मैं कहूंगी कि और ज्यादा खुश रहिए आप। चलिए, अब प्यूपा क्या होता है, इसी कोकून के अंदर ये जो सिल्क मॉथ डेवलप हो रहे होते हैं इसी को प्यूपा कहा जाता है। अब यहीं पर इसी स्टेज पर इन कोकून्स को क्या किया जाता है, सिल्क एक्सट्रैक्शन के लिए स्टोर कर लिया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कलेक्ट कर लिया जाता है। एडल्ट सिल्क मॉथ जब यही जो मॉथ होते हैं कोकून से निकल करके आते हैं तो ये निकल करके वापस से अंडे देते हैं और साइकिल लगातार कंटिन्यू रहती है। तो वो बाद की बात है, कोकून के बाद तो वो बचते ही नहीं है, क्योंकि कोकून्स जो ही होते हैं वो डायरेक्ट उबालने के लिए रख दिए जाते हैं और कोकून्स के अंदर ही सिल्क प्यूपा होता है। और वही प्यूपा जब डेवलप होगा तो डेवलप होकर के मॉथ में बनेगा या फिर एडल्ट सिल्क मॉथ बनेगा। पर क्योंकि ये बनता नहीं है इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल इनकी साइकिल होती है ये यहीं पर एंड हो जाती है। अगर इनकेस ये नेचुरली डेवलप हो रहे होते हैं तो बाद में इसी कोकून को फोड़ करके ये बाहर निकलते हैं, जो ये अंदर प्यूपा होता है वो डेवलप होता है, फिर बाद में ये मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल अंबिका, आपने अभी तक देखा नहीं है, शहतूत के पेड़ पर तो अक्सर दिखाई पड़ते हैं, लगभग ग्रीन ही कलर के होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, ये सबसे पहले मेल या फीमेल सिल्क मॉथ होगी और उनमें से जो फीमेल होगी वो मलबरी लीव्स पर इस तरीके से अंडे देगी। अंडे देने के बाद ये जब से जो हैचिंग करने के बाद ये जो अंडे हैं वो सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होंगे। सिल्क वॉर्म को आप क्या नाम है, लार्वा भी कह सकते हैं, आप इसको कैटरपिलर भी कह सकते हैं, आप इसको कैटरपिलर, इन तीनों में से कोई भी नाम आप देना चाहो तो इसको दे सकते हो। अब ये बाद में अपने आप को अंदर छोटा से प्यूपा के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने बाहर एक फाइबर की कवरिंग कर लेते हैं जो कि प्रोटीन की बनी होती है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एयर के कांटेक्ट में जैसे जैसे आती जाती है वैसे जैसे हार्ड होती चली जाती है और अंदर ये जो मॉथ है वो डेवलप हो रहा होता है। जब फाइनली अंदर का मॉथ पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो आपका ये सिल्क मॉथ बन करके पूरी की पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। पर आपका यही है कि कोकून वाली स्टेज आती है, यहीं पर इनको उबाल करके और सिल्क फाइबर कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए अब ये जो कोकून से सिल्क निकालने का पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले जो अंडे देती है फीमेल मॉथ उसको इकट्ठा करके किसी पेपर पे या कपड़े पर इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद इनको सुटेबल टेम्परेचर पर रखा जाता है जिससे कि ये आराम से ग्रो होती रहे। जब मलबरी के पेड़ पर नई नई पत्तियां उग आती हैं तो इनको मलबरी की पत्तियां खाने के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि 25 से 30 दिन तक ये लगातार दिन रात ये पत्तियां खाती हैं और फाइनली ये डेवलप हो जाती हैं। फिर एक टाइम आता है जब कैटरपिलर्स इन पत्तियों को खाना बंद कर देती हैं और अपने आप को कवर कर लेती हैं कोकून के अंदर।
अपने आप को कोकून के अंदर कवर कर लेती हैं, बैम्बू चैम्बर्स के अंदर ये काम करती हैं। फिर बाद में कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है, या तो धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद इसको उबाल दिया जाता है। उबालने के अलावा इसको कुछ लोग स्टीमिंग करते हैं, तो स्टीमिंग करके भी पुपा को मार दिया जाता है। और मतलब स्पेशली आपका ये बुक में लिखा है, ये वर्ड मैं नहीं यूज कर रही हूँ, ये आपका लिखा हुआ है कि कोकून को एकत्र करते हैं, धूप में उबाल कर या भाप में पुपा को मारते हैं, और इस तरीके से जो भी फाइबर मिलता है उसकी रीलिंग की जाती है। रीलिंग मतलब क्या होता है, अलग अलग मशीन्स होती हैं, उनसे इन कोकून के धागों को खोला जाता है, और धागे खुलने के बाद अच्छे खासे धागे मिल गए, और उनसे फिर पूरा का पूरा सिल्क थ्रेड तैयार किया जाता है, जिससे कि सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ये आपका था। हमने किसके बारे में पढ़ा, वूल के बारे में पढ़ा, जो कि हमको शीप, गोट, याक, कैमल, लामा और ये अल्पाका इन सब से प्राप्त होते हैं। हमने ऊन के बारे में पढ़ा, जो कि मतलब फ्लीस आपका क्या होता है, जो एनिमल्स के हेयर होते हैं, या शीप या फिर शीप के अलावा जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो हेयर होते हैं उनको फ्लीस कहा जाता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, पेरेंट्स को चूज करके आप अपनी इच्छा अनुसार जो कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं उनसे वैसी कैरेक्टरिस्टिक वाला अगर आप ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं तो उसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। शेयरिंग मतलब क्या होता है, जब शीप की बॉडी से स्किन के साथ हेयर को उतारा जाता है तो उसको शेयरिंग कहा जाता है। फिर जब उसको धुला जाता है तो स्कोरिंग कहा जाता है। फिर टेक्सचर के हिसाब से उसको अलग किया जाता है तो सॉर्टिंग कहा जाता है। उसमें से जब आपके ये बर को हटाया जाता है तो वो आपका बर्ड्स होते हैं। फिर इसी से रिलेटेड आपका ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है। अच्छा, ये तो मैंने कहा था ना, बाद में बताऊंगी। ये आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, सिल्क फैक्ट्री होती है, वहां पर इनको अलग करने की जरूरत तो पड़ेगी ना, कोई तो होगा जो कि इन टेक्सचर्स को देख करके इनके टेक्सचर के बेसिस पर इनकी सॉर्टिंग करता होगा, या फिर इनकी डाइंग वगैरह करता होगा। तो सॉर्टिंग करते टाइम कभी कभी इनमें एंथ्रेक्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से लोगों को सॉर्टर्स डिसीज हो जाता है। सॉर्टर्स डिसीज किस तरीके की रोग है, मतलब छटाई करते टाइम ही क्योंकि ये इनको रोग होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। और आपका इसमें होता क्या है कि जो ब्लड होता है, वो जो ब्लड है वो उसमें एंथ्रेक्स बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत घातक बीमारियां लोगों को हो जाती हैं, ब्लड डिसीजेज हो जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा घातक होती हैं। तो इसको सॉर्टर्स डिसीज कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सेरिकल्चर, रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म क्या होता है, जो सिल्क मॉथ का कैटरपिलर होता है या लार्वा होता है उसी को सिल्क वॉर्म कहा जाता है। कोकून क्या होता है, जब ये सिल्क वॉर्म अपने आप को चारों तरफ से एक कवरिंग से पूरा का पूरा ढक लेते हैं, एक प्रोटीन से या फिर सिल्क फाइबर से, तो इसको कोकून कहा जाता है। इसी कोकून को उबालने के बाद जो इसमें से थ्रेड निकलता है, उनकी जब अनवाइंडिंग की जाती है, मतलब जब उनको खोला जाता है, थ्रेड के फॉर्म में पूरा का पूरा कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको रीलिंग कहा जाता है। जो आपका एंशियंट टाइम पे जहां से जा करके लोगों को सिल्क के बारे में पता चला था, या फिर सिल्क का ट्रांसपोर्टेशन जहां से होता था, उसको आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। और मलबेरी सिल्क क्या होती है, ये आपकी मोस्ट कॉमन सिल्क है जिसको यूज करके सिल्क बनाया जाता है। सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, इलास्टिक होता है, सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला यही होता है मलबेरी।